तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न एनसीईआरटी क्लास 12th और राजस्थान बोर्ड क्लास 12th की जो इंग्लिश है उसका सेकंड चैप्टर लेते हैं अपन, लोस्ट स्प्रिंग। तो 12th का ये सेकंड चैप्टर है लोस्ट स्प्रिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा अपन इसका जो टाइटल है उसको देखते हैं, लोस्ट स्प्रिंग यानी खोया हुआ बसंत। तो बसंत है, इसकी तुलना यहाँ से की गई है जो मनुष्य का बचपन है उससे की गई है, यानी खोया हुआ बचपन या बचपन की जो आवश्यकताएं हैं उनको किस तरह से मिटाया जा रहा है। तो ये कहानी है। तो लोस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ये जो स्टोरीज यानी कहानियाँ ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, बचपन है उसको चुराया जाता है, उससे संबंधित जो कहानियाँ हैं उनसे इसको लिया गया है। तो लोस्ट स्प्रिंग, दिस लेसन इज रिटन बाई एनिस जंग। किसके द्वारा लिखा गया है? एनिस जंग। सी इज ए फीमेल राइटर ऑफ इंडिया। तो ये भारत की एक महिला इंग्लिश लेखिका हैं। तो सबसे पहले अपन अबाउट द ऑथर है उसके बारे में लेते हैं। एनिस जंग 1964। तो इनका जन्म कब हुआ? 1964 के अंदर। वाज बोर्न इन राउरकेला। और ये इनका जन्म है वो राउरकेला के अंदर हुआ। एंड स्पेंड हर चाइल्डहुड एंड एडोलोसेंस इन हैदराबाद। और उन्होंने अपना जो बचपन और जो किशोर अवस्था, एडोलोसेंस यानी किशोर अवस्था, 18 साल से पहले की जो उम्र होती है उसको बोलते हैं, 12 से 18, इन हैदराबाद के अंदर उन्होंने बिताया। सी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद। उन्होंने अपनी शिक्षा है वो हैदराबाद में प्राप्त की। एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और इसके साथ में ही उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका है वहाँ पर अपनी शिक्षा प्राप्त की। यानी एनिस जंग है उनकी शिक्षा है वो भारत के अंदर हैदराबाद और अमेरिका के अंदर पूरी हुई। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर। उनके माता पिता हैं दोनों ही लेखक थे। एनिस जंग बिगेन हर कैरियर एज ए राइटर इन इंडिया। और एनिस जंग है उन्होंने अपना जो कैरियर है या लेखन कार्य है वो इंडिया के अंदर शुरू किया। सी हैज़ बीन एन एडिटर, वह एक संपादक थी। एंड कोलमनिस्ट होता है अखबार वगैरह में जो स्तंभ लिखते हैं ना उनको बोलते हैं। वह एक स्तंभकार थी फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड एबोर्ड। एबोर्ड विदेश को बोलते हैं, ABROAD। एबोर्ड यानी विदेश। तो वह भारत के अंदर और विदेश के अंदर कई जो समाचार पत्र हैं उनके अंदर स्तंभकार भी रह चुकी है। एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स। ऑथर यानी लेखन कार्य करना। और उन्होंने कई किताबें हैं वो भी लिखी हैं। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट। और जो निम्नलिखित या नीचे जो आएगी वो एक एक्सर्प्ट यानी उद्धरण है फ्रॉम हर बुक, उनकी किताब से, टाइटल्ड जिसका शीर्षक है लोस्ट स्प्रिंग, खोया हुआ बचपन, लोस्ट स्प्रिंग खोया हुआ बसंत, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, बचपन को चुराने वाली कहानियाँ। तो इस किताब से लिया हुआ एक उद्धरण है वो अपना निम्न पाठ है वो आएगा। हियर सी एनालाइजेज, यहाँ पर वह विश्लेषण करती है द ग्रिंडिंग पुअर्टी एंड ट्रेडिशन। ग्रिंडिंग यानी पीसने वाली, पुअर्टी यानी गरीबी, यानी एक घोर पीसने वाली जो गरीबी है और जो परंपराएं हैं उनका इसके अंदर उन्होंने वर्णन किया है, विश्लेषण किया है। विच कंडम्ड दीज चिल्ड्रन टू ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। और इन्हीं के द्वारा इन बच्चों का जो जीवन है वो एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के द्वारा उनका जीवन है वो बेकार हो गया। कंडम यानी बेकार हो जाना। तो इन बच्चों का जो जीवन है वो इन एक तो ग्रिंडिंग पुअर्टी और जो समाज की ट्रेडिशन या परंपराएं हैं उनके द्वारा किस तरह से उनका बचपन खराब हो जाता है, ये अपन को इस लेसन के अंदर देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर दिस लेसन इज ए फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। यह जो पाठ है ये एक तथ्यात्मक विवरण है। और इसके अंदर 2 एग्जाम्पल है वो एनिस जंग देती है। सबसे पहले सीमापुरी, दिल्ली के पास में जो सीमापुरी है वहाँ के जो रैग पिकर्स हैं उनकी हालत है वो कितनी दयनीय है उसका चित्रण करती है, जहाँ पर उनको साहिब ए आलम और अन्य रैग पिकर्स जो लड़के हैं वो मिलती हैं। और एक दूसरा एग्जाम्पल है उसके अंदर जो फिरोजाबाद के बेंगल मेकर्स फैमिलीज हैं और उनके जो बच्चे हैं वो कैसे उन धधकती हुई भट्टियों के अंदर जहाँ पर चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, उनके वेल्डिंग की जाती है, उनकी पॉलिश की जाती है, वहाँ वो अपना जीवन खराब कर देते हैं, अपनी आँखों की आईसाइट है वो खो देते हैं। तो इसका विवरण है वो अपन को मिलेगा। आगे लेते हैं
नोटिस दीज एक्सप्रेशन इन द टेक्स्ट, इन पर यानी इंगित करना, देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। तो इस लेसन के अंदर कुछ अपन को एक्सप्रेशंस यानी अभिव्यक्तियाँ मिलेंगी, तो वो उनका इस लेसन से संदर्भित क्या अर्थ निकलता है उनको अपन को देखना है। लुकिंग फॉर यानी तलाश करना यानी सर्चिंग ऑफ। परपेचुअल स्टेट ऑफ पुअर्टी, परपेचुअल यानी कंटिन्यूअस यानी गरीबी की एक लगातार दशा। स्लॉग देयर डे लाइट होवर्स, स्लॉग यानी वेरी हार्ड वर्क, तो वेरी हार्ड वर्क डे लाइट होवर्स दिन के समय के अंदर। फिर आता है डार्क हटमेंट्स यानी काली हटमेंट्स यानी झोंपड़पट्टी जिनमें ना तो कोई प्रकाश होता है ना ही कोई हवा होती है। रूफ ओवर हिज हेड, अपने छत के ऊपर, अपने सर के ऊपर छत यानी उनकी जो छत है वो कहीं उसके बारे में है। इम्पोज द बगेज ऑन द चाइल्ड, और इस प्रकार से काम का पूरा बोझ है, बगेज यानी बोझा, उन बच्चों पर इम्पोज यानी थोप दिया जाता है। तो इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड, बच्चों के ऊपर काम का बोझा थोपना। तो ये अपन को इस टेक्स्ट के अंदर मिलेंगी। नाउ वी स्टार्ट ओरिजिनल टेक्स्ट। अब अपन ओरिजिनल टेक्स्ट है उसको शुरू करते हैं। समटाइम्स, तो अपन ने क्या पढ़ा इसकी जो ओपनिंग लाइन्स हैं उनके अंदर अपन ने पढ़ा है कि दिस लेसन लॉस्ट स्प्रिंग रिप्रेजेंट अबाउट द कंडीशन ऑफ पुअर चिल्ड्रन एंड एक्सप्लॉयटेशन देयर चाइल्डहुड, इसके बारे में बताता है। इस लेसन की जो लेखिका है वो एनिस जंग है, और ये लेसन है वो एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है या तथ्यात्मक विवरण है। समटाइम्स, कई बार, आई फाइंड ए रुपीज़ इन द गार्बेज, गार्बेज कूड़े कचरे को बोलते हैं। जब कई बार कूड़े कचरे के अंदर मैं 1 रुपये खोज लेता हूँ। वाई डू यू डू दिस, आप ऐसा क्यों करते हो। आई आस्क साहिब whom I encounter every morning scourging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. I ask साहिब, मैं साहिब से पूछती हूँ। whom I encounter यानी come across, आमने सामने मिलना। जब मेरा सामना है वो सुबह के समय जो गार्बेज, स्कोर्जिंग फॉर गोल्ड, जो लोग सोने के लिए तलाश करते हैं, तो कूड़ा कचरा है वो उन लोगों के लिए सोने के समान है। इन द गार्बेज, कूड़े कचरे के अंदर। डंप ऑफ माई नाइबरहुड, मेरे पड़ोस के अंदर। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, साहिब है उसने अपना घर है बहुत लंबे समय पहले छोड़ दिया था। सेट एडमिस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, और उसका जो घर है वो ढाका के जो ग्रीन फील्ड हैं, हरे भरे खेत हैं, उनके बीच में अवस्थित था। हिज होम इज़ नॉट इवन ए डिस्टेंस मेमोरी, उसका जो घर है वो उसकी याद के अंदर, डिस्टेंस यानी दूरस्थ याद में नहीं है, यानी वो है अपने घर को अभी भूला नहीं है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, वहाँ बहुत सारे तूफान हैं वो आते थे। दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, और वो तूफान हैं वो उनके घर और उनके खेत हैं उनको बहा करके ले जाते थे। स्वेप्ट अवे यानी बहा करके ले जाना। हिज मदर टेल्स हिम, और ये सारी बातें हैं वो उसकी माँ उसको बताती है। किसकी माँ, साहेब की माँ साहेब को बताती है। दैट्स वाई, यही एक कारण है। दे लेफ्ट, कि उन लोगों ने उन ढाका के जो ग्रीन फील्ड जो बांग्लादेश के अंदर हैं उनको छोड़ दिया। तो यहाँ पर जो राइटर है वो एक्सप्लेन करती है कि किस तरह से जो ढाका के जो खेत हैं उनको इन रैग पिकर्स ने क्यों छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ पर भारी तूफान आते हैं जो उनके घरों और खेतों को बहा ले जाते हैं। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, लुकिंग फॉर गोल्ड यानी बड़े बड़े शहरों के अंदर गोल्ड यानी सोना देखना। अब देखो जिसकी जो आजीविका होती है वो आजीविका उसकी सोने के समान ही होती है। तो इन लोगों की आजीविका गार्बेज या कूड़े कचरे पर है, इसलिए इसको गोल्ड कहा गया है। यहाँ पर ये हाइपरबोल है। क्या है, हाइपरबोल है। ही नाउ लिव्स, जहाँ पर वो अब रहते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, और हमारे पास में करने के लिए और कुछ भी नहीं है। ही मटर्स, वह बुदबुदाता है। कौन बुदबुदाता है, साहेब। लुकिंग अवे, दूर की तरफ देखते हुए। गो टू स्कूल, विद्यालय जाओ। आई से ग्लिबिली, मैंने उसको यूं ही लापरवाही से कह दिया। रियलाइजिंग इमीडिएटली, इस चीज़ को तुरंत महसूस करते हुए। हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, कि यह एडवाइस या सलाह है वो उसके लिए कितनी खोखली साबित होगी। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नाइबरहुड, नाइबरहुड बच्चों पड़ोस को बोलते हैं। तो देयर इज़ नो स्कूल इन माई नाइबरहुड, मेरे पड़ोस के अंदर कोई भी अन्य विद्यालय नहीं है।
व्हेन दे बिल्ट वन, और जब कभी वो लोग एक विद्यालय बनाएंगे, आई विल गो, तो मैं विद्यालय चला जाऊंगा। अब राइटर बोलती है, इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल, यदि मैं एक विद्यालय शुरू कर दूं, विल यू कम, तो क्या तुम आओगे क्या? आई आस्क, मैंने पूछा। हाफ जोकिंग, आधे मजाक के अंदर। यस, हाँ। ही सेज, वह बोला। स्माइलिंग ब्रॉडली, यानी खुल करके मुस्कुराते हुए। यानी खुल करके मुस्कुराते हुए उस बच्चे ने कहा कि यदि आप विद्यालय खोलोगे तो मैं ज़रूर उसमें आऊँगा। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद में, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, मैंने उसको देखा कि वह मेरी ओर दौड़ करके आ रहा था। इज़ योर स्कूल रेडी, क्या आपका विद्यालय तैयार हो गया है क्या? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, इट टेक्स लॉन्गर, लॉन्गर यानी लंबा समय, इसमें लंबा समय लगता है एक विद्यालय के निर्माण के अंदर। आई से, मैंने कहा। एम्ब्रेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रोमिज, एम्ब्रेस्ड यानी उलझन में पड़ना, परेशानी में पड़ना, तो परेशानी में पड़ गई। एट हैविंग मेड ए प्रोमिज दैट वाज नॉट मीन्ट, एक ऐसी प्रोमिज यानी एक ऐसा वादा करके जिस वादे का कोई मिंट यानी कोई मतलब या कोई अर्थ नहीं था। तो इस प्रकार से लेखिका ने एक ऐसा वादा कर लिया जिस वादे का कोई मतलब नहीं था और उससे वह उलझन या परेशानी में पड़ गई। बट प्रोमिजेज लाइक माइन, लेकिन मेरी तरह के जो वादे हैं ना, अबाउंड, अबाउंड यानी प्लेंटी यानी वेरी मच, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ड, ब्लीक यानी फीका, यानी उनके जो फीका या नीरस संसार है उसमें बहुत सारे वादे हैं, वो इस तरह के पड़े होते हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, उसको कई महीनों से जानने के बाद में, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उसको उसका नाम पूछा। साहेब ए आलम, तो उसका क्या नाम था? साहेब ए आलम। उसने क्या बताया? साहेब ए आलम। ही अनाउंसेस, उसने घोषणा की। ही डज नॉट नो वाट इट मीन्स, और वह यह नहीं जानता था कि इस नाम का क्या मतलब होता है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, यदि वह इस नाम का अर्थ जानता। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, क्या मतलब होता उसका? ब्रह्मांड का मालिक। ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, और उसको इस नाम के अंदर विश्वास करने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। बिलीविंग यानी विश्वास करना। अनअवेयर ऑफ वाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, अनअवेयर यानी अनजान, वह इस नाम से अनजान है कि उसका नाम किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है। ही रोम्स द स्ट्रीट्स विथ हिज फ्रेंड्स, ही रोम्स यानी ही वांडर्स, यानी वह भटकता रहता है। द स्ट्रीट्स विथ हिज फ्रेंड्स, द स्ट्रीट्स गलियों के अंदर, विथ हिज फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ में। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड, और उसके दोस्त हैं, उनकी टोली है, वो एक बेयरफुट यानी नंगे पाँव चलने वाले लड़कों की एक टोली है। हु अपीयर्स लाइक द मॉर्निंग बर्ड, और वो लोग हैं सुबह के पक्षियों की तरह सुबह दिखाई देते हैं। एंड डिसपियर एट नून, और दोपहर को वो लापता हो जाते हैं या गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स, कई महीनों तक। आई हैव कम टू रिकोगनाइज ईच ऑफ देम, मैं वो जो बच्चों की टोली थी उनमें से प्रत्येक को मैं पहचानने लग गई, यानी उन बच्चों को मैं लगभग को पहचानने लग गई। माई वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, भाई आप लोग हैं। एक बार लेखिका पुनः उन बच्चों को प्रश्न करती है कि आप लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। आई आस्क वन, मैंने उनमें से एक को पूछा। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ ताक या भरान को बोलते हैं। मेरी माँ है, वो उनको भरान से नीचे नहीं लेकर के आती है। ही आंसर सिंपली, वह साधारण रूप से उत्तर देता है। इवन इफ शी डिड, यदि वह ऐसा कर भी दे, ही विल थ्रो देम ऑफ, तो वह उनको वापस फेंक देगा। एड्स अनोदर, दूसरे ने कहा। हु इज वियरिंग शूज, जो जूते पहने हुए था। दैट डू नॉट मैच, और वो जो दोनों जूते हैं वो मिलान नहीं खा रहे थे। व्हेन आई कॉमेंट ऑन इट, और जब मैंने इसके ऊपर टिप्पणी की। ही सपल्स हिज फीट, तो वह अपने पाँव को यूं ही इधर उधर चलाने लग गया। सपल्स यानी लापरवाही से पैर चलाना। एंड से नथिंग, और वह कुछ नहीं बोला। आई वांट शूज, मेरे को जूते चाहिए। सेज ए थर्ड बॉय, तीसरे लड़के ने कहा। हु हैज़ नेवर ओन्ड ए पेयर ऑल हिज लाइफ, और उसने अपने जीवन के अंदर कभी भी एक जोड़ी जूते हैं वो भी प्राप्त, उनका भी ओन्ड यानी मालिक होना, उनका भी मालिक नहीं हुआ था। ट्रेवलिंग
across the country, पूरे देश के अंदर यात्रा करते हुए, I have seen children walking barefoot, मैं बच्चों को देख चुका हूँ जो बच्चे हैं वो नंगे पाँव चलते थे। इन सिटीज़, ऑन विलेज रोड्स, इन सिटीज़ शहरों के अंदर, ऑन विलेज रोड्स सड़क गाँवों की सड़कों पर, इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, यह धन की कमी नहीं थी, बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, लेकिन यहाँ पर एक परंपरा थी नंगे पाँव रहने की। इज वन एक्सप्लेनेशन, यह एक अभिव्यक्ति थी। आई वंडर, मेरे को आश्चर्य हुआ। इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़ टू एक्सप्लेन, इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़, यदि यह केवल एकमात्र एक बहाना था, टू एक्सप्लेन अभिव्यक्त करने का, अवे ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, यानी परपेचुअल यानी कंटिन्यूस या लगातार, यानी गरीबी की एक लगातार जो दशा है उसको अभिव्यक्त करने का एक तरीका था। आई रिमेंबर ए स्टोरी, मेरे को एक कहानी याद है। फ्रॉम उदीपी वंस टोल्ड मी, उदीपी एक गांव है, वहाँ पर मेरे को एक कहानी बताई एक व्यक्ति ने। ए मैन फ्रॉम उदीपी, उदीपी गांव का एक व्यक्ति है, उसने मेरे को एक कहानी कही, वो कहानी मेरे को याद है। और उसने कहा था, एज ए यंग बॉय, जब एक छोटा बच्चा, एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल, जो विद्यालय जाता था, पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, तो वह एक मंदिर से होकर के गुजरता था, वेयर हिज फादर वाज ए प्रिस्ट, और उसी मंदिर के अंदर उस बच्चे के पिता हैं वो पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली, वह वहाँ पर कुछ समय के लिए रुकता, एट द टेम्पल, मंदिर पर, एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज़, और वह एक जोड़ी जो जूते हैं उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता। 30 ईयर्स लेटर आई विजिटेड हिज टाउन, और उस व्यक्ति ने बताया कि 30 साल बाद में मैं पुनः उस कस्बे के उस मंदिर के पास में गया, विच वाज नाउ ड्राउंड इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन, जो अब डूबा हुआ था। एयर ऑफ डिसोलेशन यानी निर्जनता के अंदर, अब वहाँ पर बिल्कुल निर्जनता थी। इन द बैकयार्ड, और पिछवाड़े के अंदर, वेयर लिव्ड द न्यू प्रिस्ट, अब वहाँ पर जो नया प्रिस्ट है वो रहने के लिए आ गया था। देयर वेयर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, अब वहाँ पर लाल और सफ़ेद रंग की प्लास्टिक की कुर्सियाँ थी। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, और एक जवान लड़का है अब एक भूरे रंग की पोशाक पहने हुए था, यूनिफॉर्म यानी पोशाक। वेयरिंग सॉक्स एंड शूज़, अब वह सॉक्स यानी जुराब और जूते भी पहने हुए था। अराइव्ड पेंटिंग, पेंटिंग यानी हाँपते हुए। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड, वह हाँपते हुए आया और उसने अपना जो स्कूल का बैग है वो फोल्डिंग यानी खुलने वाला जो बिस्तर है, बेड है, उसके ऊपर डाल दिया। लुकिंग एट द बॉडी, लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के की ओर देख करके, आई रिमेंबर्ड द प्रेयर, मेरे को वह प्रार्थना याद आई। अनोदर बॉय, दूसरा लड़का, हैड मेड टू द गोडेस, जिसने देवी के सामने वो प्रार्थना की थी। व्हेन ही हैड फाइनली गोट ए पेयर ऑफ शूज, और इसीलिए वह अंततः उसको एक जोड़ी जूते हैं वो मिल गए, यानी उस बच्चे की 30 साल पहले वाले बच्चे की प्रार्थना अब जाकर के पूरी हुई है। लेट्स मी नेवर लूज देम, अब मैं इनको कभी नहीं खोऊंगा। द गोडेज हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, गोडेज यानी जो मंदिर की देवी है उसने उसकी प्रार्थना को पूरी कर दी। यंग बॉय लाइक द सन ऑफ द प्रिस्ट, और ये छोटे छोटे लड़के उस पुजारी के पुत्रों की तरह नाउ वोर शूज़, अब वो लोग जूते पहनते हैं। यानी 30 साल में अंतर ये हो गया कि अब जो बेयर फुट बॉयज़ हैं वो जूते पहनने लग गए। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन नाइबरहुड रिमेन शूजलेस, लेकिन अब भी इन कूड़े बीनने वाले जो बच्चे हैं उनकी तरह हमारे पड़ोस के अंदर बच्चे हैं वो कैसे रहते हैं, शूज़लेस रहते हैं, नंगे पाँव रहते हैं। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, ये आपका एक लेसन का कुछ पार्ट हुआ है, तो आप इसको एक बार पुनः रिवाइज़ करें, रिवाइज़ करके इसकी मीनिंग है उनको आप अच्छी तरह से देखें, और नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट है वो बताया जाएगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, और साथ में ही कमेंट सेक्शन में कमेंट्स अवश्य दें। थैंक यू।